Good morning, student. Today we are going to start with a new chapter under business correspondence and reporting, that is a comprehension passage. In the previous lecture we have completed with a communication. I told you that effective communication is very important, whether it is a verbal communication or whether it is a non-verbal communication. What is very important is you should have an effective communication in order to leave a mark or give an impression in any sector. Effective communication में verbal communication is very important, whether it is an oral or whether it is writing communication. You should be able to use different words under different circumstances. और आप ज़्यादा से ज़्यादा words कब याद रख सकते हो? जब आपका vocabulary एकदम बढ़िया हो। और आप वोकैबुलरी आपका किस तरीके से, वोकैबुलरी का मीनिंग है कि ट्राई टू रिमेम्बरिंग n नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम अ डिक्शनरी। तो आप ये डिफरेंट वर्ड्स किस तरीके से याद रख सकते हो? आपका एबिलिटी ऑफ रीडिंग, जितना ज्यादा आप रीड करोगे उतना ज्यादा आपका वोकैबुलरी इंक्रीज होगा। विद द हेल्प ऑफ रीडिंग you will be able to find out different words and trying to understand the meaning of those particular words will help you to build up your vocabulary. Comprehension passage is one of the attempt to improve your vocabulary. Comprehension passages जो है already we have covered in junior college, या फिर स्कूल में भी आपको एक comprehension दिया जाता था, पैसेज दिया जाता है एंड देयर आर डिफरेंट क्वेश्चन आस्क्ड बेस्ड ऑन दैट पैराग्राफ एंड यू हैव टू आंसर दैट दोज क्वेश्चंस। तो यहां पे भी आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग में इंक्लूड किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाई दे हैव इंक्लूडेड अंडर सीए इज टू इंप्रूव योर रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन स्टाइल। कॉम्प्रिहेंशन जितना ज्यादा आप रीड करोगे एंड बिटवीन द लाइंस, यानी जो भी आपका पैराग्राफ दिया गया है, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, देयर आर वेरियस वर्ड्स यूज्ड। व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूडिंग द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज अंडर द सीए फाउंडेशन इज you should be able to understand those act reading between the lines के वो पर्टिकुलर एक्ट के में जो भी लिखा गया है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो ये एबिलिटी ऑफ रीडिंग, एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये कहाँ से आपका इंप्रूव होगा? जब आपका यू हैव एन हैबिट ऑफ रीडिंग। तो दैट्स द ओनली रीजन दे हैव इंक्लूडेड दिस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इन योर सिलेबस। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस and see to it how can you increase your reading ability. तो यहाँ पे एग्जामिनर का ऑब्जेक्टिव क्या है? He want to analyze the understanding capacity and ability of the student. He will give you one of the paragraph और वो ये देखेगा कि आपको कहाँ तक वो पैराग्राफ बराबर तरीके से अंडरस्टैंड हुआ है, because on the basis of those paragraph he is going to ask you the different question. It is similar to what has been learned under 11th or 12th junior college, but this paragraph will be little bit tricky because ये CA foundation है, ना कि आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम। तो यहाँ पे पैराग्राफ will be little tricky और आपको रीडिंग बिटवीन द लाइंस आना चाहिए, कि एनालाइज करते आना चाहिए, इवेल्युएट करते आना चाहिए, जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है उसका कंप्लीट क्रक्स क्या है वो आपको अंडरस्टैंड करते आना चाहिए। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट विद दिस एंड सी टू इट के ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में हाउ यू कैन इंक्रीज योर रीडिंग एबिलिटी। व्हाट दे हैव गिवन, फर्स्ट वन इज व्हाट इज अ कॉम्प्रिहेंशन? कॉम्प्रिहेंशन इज नथिंग बट इट इज अ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग। इट इज एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्रिहेंशन। आपको जो चीज दी गई है उसको आप किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्रिहेंशन। इट इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग। नाउ व्हाट दे हैव गिवन,
स्ट्रेटेजीज फॉर अटेम्प्टिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, यानी व्हाट यू शुड ट्राई टू रिमेंबर, क्या क्या स्ट्रेटेजीज आपको फॉलो करनी है। अगर आपको आपका रीडिंग स्टाइल इंप्रूव करना है, रीडिंग के साथ साथ आपको अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी इंप्रूव करनी है, तो व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज यू शुड फॉलो दैट हैज बीन गिवन। व्हाट दे हैव गिवन, रीड क्विकली टू अंडरस्टैंड द क्रक्स। क्रक्स मीन्स the important points of any passage is known as a crux, कि उसका important part क्या है। तो what is very important when you approach a comprehension passage, first you should read very speedily। आपको नंबर ऑफ वर्ड्स के बेसिस पे ये ट्राई करना है कि कितने वर्ड्स है और कितने मिनट्स में आप ये पैराग्राफ कंप्लीट करते हो। In the start it will be little bit difficult, but as and when आप आपका reading ability improve करोगे, how you can improve your reading ability वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा जैसा आप आपका reading ability improve करेंगे, ये speed भी increase होते जाएगा। Initially आपका speed will be lower, but as soon as you will approach with this, आपका speed increase होते जाएगा। तो what is first one is read quickly to understand the crux। read quickly, आपको जो भी पैराग्राफ दिया है उसको try to read it as fast as you can, because एक सिंगल रीडिंग नहीं है, आपको n नंबर ऑफ रीडिंग्स करना पड़ेगा। तो अगर आप इनिशियल रीडिंग को ही काफी टाइम लोगे तो it is every possibility that you will not be able to complete your paper। तो try to read as fast as you can। second is underline the main points, keywords and statements। main points जो भी दिए हैं, important words जो भी दिए हुए, they are known as the keywords। main points, keywords जो unimportant है उसको आपको इग्नोर करना है, और जो main points है, जो keywords है, जो आपके पैराग्राफ का क्रक्स फॉर्म कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उसको आपको अंडरलाइन करना है। देन गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए आपको उसको रीड करना है। फर्स्ट, रीड द पैराग्राफ एज सुन एज यू कैन। सेकेंड वन, एट द टाइम ऑफ रीडिंग इटसेल्फ यू हैव टू मार्क द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कीवर्ड्स, स्टेटमेंट, सो दैट जो अनइम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको आपको टाइम वेस्ट ना हो, उसको आप इग्नोर कर सके, एंड देन कम अप विद द क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड। नेक्स्ट इज underline the details information asked for in the questions to avoid confusion। while reading questions also you have to underline the important part that has been asked, so that आप unimportant चीज को आंसर ना कर दो। उसमें जो पूछा गया है, जो पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसी को आपको याद रखना है, अकॉर्डिंगली आप बराबर आंसर कर सकते हो। तो while reading questions also you have to mark the important things that has been asked in the question। next is again reread the passage and mark the specific information related to questions। I told you that at the start आपको fast reading क्यों करना है, क्योंकि there is every possibility that again and again you have to read the same paragraph। तो पहले आप एक बार read कर चुके हो, now you have read the questions, you have marked the important things that has been asked in the question। now reread the passage and try to relate that passage with the questions that has been asked। जो आपको questions पूछे गए उसमें से जो आपने अंडरलाइन किया है, जो important things है, उसको आपको अब आंसर करना है। तो आपको रीरीड करना है एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर टू दैट क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन आस्क्ड। देन इफ देयर इज एनी एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगर है, तो आपको एक चीज याद रखना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर, कि अगर 4 ऑब्जेक्टिव्स दिए गए तो आउट ऑफ दोस 4 ऑब्जेक्टिव 2 ऑब्जेक्टिव विल बी आउट ऑफ द वर्ल्ड, इट विल बी नोवेयर रिलेटेड विद द क्वेश्चन। तो फर्स्ट ट्राई टू एलिमिनेट दोस 2 ऑब्जेक्टिव आउट ऑफ 4 ऑब्जेक्टिव। 4 ऑब्जेक्टिव में से 2 ऑब्जेक्टिव ऐसे रहेंगे जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं रहेंगे। तो उन 2 ऑब्जेक्टिव्स को आपको पहले एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है। अब 2 ऑब्जेक्टिव जो बैलेंस है, जो बचे,
वो क्वाइट कंफ्यूजिंग रहेंगे। आपको लगेगा कि इसका आंसर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, लेकिन अगर केयरफुल रीडिंग आपकी रहेंगी तो आपको समझ में आएगा कि देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स जो आपने आपके चॉइस है। तो उस दो पर्टिकुलर आंसर में से अगेन रीड द पैसेज एंड यू विल ट्राई टू फाइंड आउट, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि वो दो जो आपने ऑब्जेक्टिव्स निकाले हैं जिसको आपको आंसर उन दो ऑब्जेक्टिव्स में से आंसर करना है, वन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट एंड वन इज रिलेटेड विद द क्वेश्चन। तो इन दिस मैनर आपको एमसीक्यूज को टिक करना है। 4 एमसीक्यूज में से 2 एमसीक्यूज जो रहेंगे वो आउट ऑफ द वर्ल्ड रहेंगे, 2 ऑब्जेक्टिव्स आउट ऑफ द वर्ल्ड रहेंगे, और रिमेनिंग 2 में से 1 विल नॉट एट ऑल विल बी रिलेटेड एंड 1 विल बी रिलेटेड विद द क्वेश्चंस। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू फाइंड आउट। 2 आंसर्स आर out of 4 are different. So first to eliminate those 2 out of remaining, and out of remaining 2 choose the most appropriate. Again if there is any confusion read it the passage. तो इस तरीके से आपको MCQs को आंसर करना है। 4 में से 2 आउट ऑफ द वर्ल्ड है, उसको एलिमिनेट करना है, 2 रिलेटेड है। अगेन रीड इट द पैसेज एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि वो 2 में से मोस्ट रिलेवेंट कौन सा है, आपके क्वेश्चन को कौन सा पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव इज रिजेंबल करता है और मोस्ट रिलेवेंट है, एंड अकॉर्डिंगली यू शुड आंसर दिस। तो दिस इज द स्ट्रेटेजी यू शुड फॉलो व्हाइल रीडिंग द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, इट विल हेल्प यू आउट। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको आपका रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करना है। वो रीडिंग स्किल आप किस तरीके से इंप्रूव करेंगे, विल सी दैट। नेक्स्ट इज अंडर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज they have adopted a Bloom's taxonomy. Now what is bloom? Blooming is shining, that is called as a developing, that is called as a bloom. Taxonomy is related with something science, but they have adopted over here. It means that a system for organizing things, a system for organizing things. कोई भी तरीके का एक specific system, that is called as a taxonomy. It's generally related with science के all related words with a particular thing are bind together, that is called as a taxonomy. तो यहाँ पे it is related with human future. Bloom taxonomy यहाँ पे इसका importance क्या है कि एक particular student का overall ability को improve करना from start, from scratch till end, from the initial stage to final stage, वो किस तरीके से आप उसको पूरा improve करेंगे, that is called as a Bloom taxonomy. Now how it has been defined? It is a classification of different objectives and skills that the educator set for the student. यहाँ पे क्या बोल रहा है? Different objectives and skill set that the educator set for that student. What is an objective? कि यहाँ पे एजुकेटर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ओवरऑल एबिलिटी स्टूडेंट की इंप्रूव करना है, उसका अंडरस्टैंडिंग स्किल, उसका इवैल्यूएशन स्किल, उसका एनालाइजिंग स्किल, कि कोई भी चीज को अगर वो रीड करता है तो हाउ ही शुड प्रॉपरली अंडरस्टैंड, ही शुड ट्राई टू इवैल्यूएट, he should analyze what has been given under that passage so that he should be able to answer the question that has been asked. अगर वो इवैल्यूएट नहीं कर पाए, रीडिंग बिटवीन द लाइंस नहीं है, अगर वो यानी जो दिया हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑथर क्या बोलना चाहता है विद द हेल्प ऑफ दोज लाइन, अगर वो पिकअप नहीं कर पाया तो देन ही कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड। तो हियर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या बोलता है कि स्टूडेंट की ओवरऑल एबिलिटी को इंप्रूव करना। इट इज अ सिस्टम यूज to define and distinguish different level of human cognition, that is thinking, learning and understanding. Thinking, learning and understanding. So that is called as a Bloom's taxonomy. A reading comprehension passage attempts to test a student reading skills, ability to recall what he has read, understand, apply, analyze, evaluate and create content based on the passage.
तो यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टूडेंट का रीडिंग स्किल इंप्रूव करना है, एबिलिटी टू रिकॉल इन द सेंस दैट कि जो उसने रीड किया है वो उसमें से कितना वो याद रखता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली व्हाट हैपेंस, you read first paragraph and when you move to the second one you just don't remember what has been given in the first paragraph। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या बोलता है यहाँ पे कि आपकी एबिलिटी कि आप एक दूसरे पैराग्राफ को किस तरीके से कोरिलेट कर सकते हो और किस तरीके से याद रख सकते हो, ये एबिलिटी को इंप्रूव करना है। अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट कंटेंट इन द सेंस के जो इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दी गई है उसको, इंफॉर्मेशन को किस तरीके से प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। के जो हाफ वे इंफॉर्मेशन, हिडन इंफॉर्मेशन है, उस हिडन इंफॉर्मेशन से किस तरीके से आपको कंटेंट निकालना है, ये ऑब्जेक्टिव है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का। A variety of questions are framed to cover the areas, that is create, evaluate, analyze, apply, understand, remember. This has been given under the Bloom's taxonomy. ये सब चीजें क्या बोल रहा है? Create, जो इंफॉर्मेशन हाफ वे दी गई है उसको आपको पूरा अंडरस्टैंड करना इज अ क्रिएशन। देन इवेल्युएट एंड एनालाइज, प्रॉपरली इवेल्युएट के वो पैराग्राफ आपको बोलना क्या चाहता है, ऑथर का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको बराबर तरीके से अंडरस्टैंड करना है, एनालाइज करना है और उसको याद रखना है। ऐसा नहीं कि आप एक बार रीड कर रहे हो, दो बार रीड कर रहे हो, लेकिन आपको उसका क्रक्स ही समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे एजुकेटर का कि यू रीड द पैराग्राफ, ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स। सिंगल रीडिंग से ये जनरली समझ में नहीं आएगा, आपको एक से ज्यादा रीडिंग करना है और एक से ज्यादा रीडिंग करने के बाद आपको रीड बिटवीन द लाइन्स, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स के ऑथर का ऑब्जेक्टिव क्या है। इन सर्टेन पैसेजेस देयर इज अ सरकास्टिक रिमार्क, सरकाज़म होता है, वो बोलता है पॉजिटिवली लेकिन उसका मीनिंग नेगेटिवली निकलता है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ सरकाज़म। तो यहां पे आपको रीड बिटवीन द लाइंस आना चाहिए, आपको अंडरस्टैंड करना है, उस पूरे पैसेज को इवैल्यूएट और अंडरस्टैंड करना है, एनालाइज करना है और उसके बाद यू हैव टू कंक्लूड एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ अगर ये सब चीजें आपको आ गई तो देन इट इज वेरी इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस। तो ये एबिलिटी आपकी किस तरीके से इंप्रूव करेंगे, विल सी टू इट। हाउ टू इंप्रूव योर रीडिंग स्पीड। What is very very important is reading speed. If you are very slow, then it's very difficult for you to, examination point of view से बोलता हूँ कि अगर आप slow है reading के अंदर तो it will be very difficult for you to complete the paper. So what is very important is you should be able to increase your reading speed. और reading speed आप किस तरीके से improve कर सकते हो, आपका रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव करके। रीडिंग एबिलिटी कैसा इंप्रूव करेंगे, एन नंबर ऑफ रीडिंग्स, नॉट ओनली रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट बट आपको वेराइटी ऑफ अदर रीडिंग्स करना है, न्यूज़पेपर रीड्स करना है, मैगजीन्स रीड करना है, नॉवेल्स रीड करना है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन इंप्रूव योर रीडिंग एबिलिटी एंड रीडिंग स्पीड। तो व्हाट दे हैव गिवन, रीड अर्ली इन द डे and or whenever you are most receptive. Receptive means where you are willing to accept the new ideas. सामने वाला जब आपको कुछ बोल रहा है और आप पॉजिटिव माइंड जनरली कब होता है, इन द मॉर्निंग होता है, या फिर एट एनी पॉइंट यू फील दैट कि यू आर फीलिंग वेरी पॉजिटिव। कभी कभी यू आर वेरी नर्वस एंड यू बिकम नेगेटिव, तो डोंट रीड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो रिसेप्टिव का मीनिंग क्या है कि व्हेन यू आर able to accept the new ideas is called as a receptive. So read at that point of time when you have a positive frame of mind. Second one is do not read aloud.
डोंट रीड लाउडली, क्योंकि अगर इफ यू आर रीडिंग लाउडली दैट विल हैम्पर योर स्पीड को हैम्पर करेगा, इन द सेंस उसको रिड्यूस करेगा। तो ट्राई टू रीड स्लोली, कामली और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। आप लाउडर रीड करेंगे तो उससे आपका स्पीड कम होगा, आपको खामोशी से रीड करना है। रीड क्विकली, सेट योर टाइम लिमिट, gradually your speed will increase and you will begin to comprehend, that is understand the text. At the start your speed will be lower, gradually it will not improve. First reading से आपकी रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव नहीं होगी। तो आप आपका रीडिंग एबिलिटी जनरली कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कि ट्राई टू फाइंड आउट कि एक पर्टिकुलर लाइन में, एक पर्टिकुलर सेंटेंस में या लाइन में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स है और कितने नंबर ऑफ लाइंस इन अ पैसेज दिया गया है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्राई टू फाइंड आउट के नंबर ऑफ वर्ड्स कितने। फॉर एग्जाम्पल, इन वन लाइन इफ देर आर फॉर एग्जाम्पल 12 वर्ड्स एंड देर आर 20 लाइन्स, दैट मीन्स देर आर 240 वर्ड्स। एक लाइन में 12 वर्ड्स है और ऐसी 20 लाइन है, तो इसका मीनिंग क्या है, 240 वर्ड है। तो 240 वर्ड्स यू हैव, सी टू इट कि आप कितनी देर में ये 240 वर्ड्स को रीड करते हैं। इन द सेम मैनर कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर है, कोई भी पर्टिकुलर नॉवेल है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्राई टू फाइंड आउट कि इस पर्टिकुलर बुक में कितने वर्ड्स होंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि एक पेज पे कितने लाइन्स है और एक लाइन में कितने वर्ड्स है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ पेजेस एंड ट्राई टू फाइंड आउट के नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं और वो नंबर ऑफ वर्ड्स आप कितने मिनट्स में यू कैन कंप्लीट दोज वर्ड्स, एंड अकॉर्डिंगली ट्राई टू रीड फास्टर एंड इंप्रूव योर रीडिंग स्किल्स। व्हाट दैट गिवन? Skimming, that is reading quickly to get the general idea about the topic, helps, but reading the text in detail is the only way to get a complete understanding of any written material. Very very important. जैसे कि अगर मैं न्यूज़पेपर की बात करता हूँ, you can see this newspaper, you will see that there is always a topic given. that is a skimming that gives you an idea कि ये पर्टिकुलर पैराग्राफ किस बारे में बोला गया है। तो आपको जो भी पर्टिकुलर पैराग्राफ दिया गया है उसको एट द स्टार्ट आपको क्विकली रीड करना है। जनरली यू कैन से दैट कि हर एक न्यूज़पेपर में एक एडिटर्स कॉलम आता है, तो उसमें देयर आर एन नंबर ऑफ ऑथर्स who gives their own views about any particular subject. These are the different authors. Now this is bills against farmer. This is a hot topic running right now in the every corner of the country. So bills against farmers means this particular entire paragraph has been given as regards to the bills that has been recently passed in Rajya Sabha. तो ये क्रक्स तो आ गया कि ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है वो पर्टिकुलर बिल के बारे में दिया गया है जो लोगों को लग रहा है कि दैट इज अगेंस्ट द फार्मर्स। नाउ जस्ट ट्राई टू रीड दैट एंड ट्राई टू फाइंड अ जनरल आइडिया वेदर दिस इज बिल के फेवर में दिया गया है या बिल के अगेंस्ट में दिया गया है, एंड अकॉर्डिंगली ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट अबाउट व्हाट द ऑथर वांट टू से। तो यहां पे आपको न्यूज़पेपर रीड्स करना है और एक लाइन में कितने वर्ड्स आ रहे हैं उसको अंडरस्टैंड, एक लाइन में नंबर ऑफ वर्ड्स कितने और नंबर ऑफ लाइंस कितने, एंड अकॉर्डिंगली विद द हेल्प ऑफ दैट यू विल एबल टू फाइंड आउट के नंबर ऑफ वहां पे वर्ड्स कितने एक पैराग्राफ या एक पैसेज के अंदर, और आप कितने मिनट्स के अंदर वो पर्टिकुलर वर्ड्स को रीड कर रहे हैं, पैसेज को रीड कर रहे हैं। तो वो क्या बोल रहा है, रीडिंग क्विकली, स्कीमिंग इज नथिंग बट रीडिंग क्विकली, एक पैराग्राफ को एक ओवरव्यू देना, फास्ट रीडिंग करना। लेकिन फास्ट रीडिंग जनरली कैसा होता है कि कुछ चीजें आप डिटेल में रीड करते हो, कुछ को ओवरलुक करते हो, आगे बढ़ते हो, आपको ये लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये एज फार एज गेटिंग अ जनरल व्यू अबाउट दैट पैसेजेस इट्स ओके।
आप फटाफट रीड कर ले रहे हो, इट्स ओके फाइन, लेकिन अगर आपको पूरी तरीके से वो पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करना है तो इट इज नेसेसरी फॉर यू टू रीड इन डिटेल, यानी एंटायर थिंग्स जो भी दिया है आपको डिटेल में रीड करना है. व्हाट आई हैव गिवन, underline, highlight the important words in the text. It helps to build a vocabulary and pick out the important aspects and marking crucial areas of the subject. जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हर एक पैराग्राफ में देर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको मार्क करना है. वो न्यू वर्ड्स जो भी रहेंगे दैट विल हेल्प यू आउट. आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो न्यू वर्ड्स का मीनिंग क्या है और आपको वो वर्ड्स याद भी रखना है. दिस विल इंप्रूव योर वोकैबुलरी. तो व्हाइल रीडिंग इटसेल्फ यू हैव टू मार्क द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट दे हैव गिवन. दिस विल हेल्प यू आउट टू एलिमिनेट द अनइम्पॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम द पैसेज. जो भी इंपॉर्टेंट है जब आप सेकंड रीडिंग करोगे तो विद द हेल्प ऑफ दैट आपको मालूम पड़ेगा कि आपने जो इंपॉर्टेंट, जैसा अपन व्हेन यू रीड एनी सब्जेक्ट आप हाईलाइट करते हो. व्हाई यू हाईलाइट? सो दैट आपको याद रहता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है और आपको यू हैव टू रिमेंबर दैट अप टिल योर एग्जामिनेशन. आपको उसको याद रखना है. और कुछ स्टूडेंट की आप अगर बुक्स देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट दैट के एंटायर बुक इज हाईलाइटेड और लास्ट मोमेंट रिवीजन पे यही पता नहीं चलता है कि उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है. तो डोंट डू लाइक दैट. व्हाइल रीडिंग इटसेल्फ मार्क द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, मार्क द इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, स्टेटमेंट गिवन इन दैट पैराग्राफ, सो दैट एट द टाइम ऑफ सेकेंड रीडिंग यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट कि उसमें से अनइम्पॉर्टेंट पार्ट क्या था जो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो. देन ट्राई टू इंप्रूव योर स्पीड ईच टाइम. इट विल बी ग्रेजुअली इंप्रूव. आपका रीडिंग स्पीड जो है वो इनिशियली इंप्रूव नहीं होगा. दिस इज अ डेडिकेशन रिक्वायर्ड. एवरी डे यू हैव टू रीड. इनिशियली यू विल फाइंड आउट दैट के अगर एक पैराग्राफ में देर आर 500 वर्ड्स, इट टेक्स ऑलमोस्ट 2 seconds per word to read that entire 500 words. So 1000 seconds multiplied by 60 will generate number of minutes. फिर ग्रेजुअली जैसा जैसा आप आपका रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव करेंगे, सेकेंड्स पर वर्ड रिड्यूस होते जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होते जाएंगे. यू हैव टू सेट योरसेल्फ अ टारगेट ऑफ टाइम एंड पेस विच यू वांट टू अचीव इन इंप्रूविंग योर रीडिंग स्पीड. आपको आपका टारगेट फिक्स करना है कि कितने मिनट्स में ये पैराग्राफ कंप्लीट होना चाहिए या वर्ड पर सेकेंड्स जनरली कितना लगना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली यू कैन कंप्लीट योर एंटायर पैसेज. यहां पे अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग योर रीडिंग स्पीड आपको अंडरस्टैंड भी करना है. सिर्फ आपकी स्पीड को इंक्रीज ही नहीं करना है बल्कि एट द सेम टाइम आपको उस पैराग्राफ को अंडरस्टैंड भी करना है. तो यू हैव टू सी टू इट. ये कब हो पाएगा? जब आपका वोकैबुलरी इंप्रूव होगा. तो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स मार्क करना है और उस इंपॉर्टेंट वर्ड्स का मीनिंग अंडरस्टैंड करना है. यू कैन अचीव दिस गोल बाय रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, मैगजीन, आर्टिकल्स एंड नॉवेल्स. अलग अलग चीजें. न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर जनरली यू हैव टू रीड. देन देयर आर सर्टेन मैगजीन्स, आर्टिकल जो आपके चॉइस के, जो आपको अच्छा लगता है वो आर्टिकल्स आप रीड करिए, नॉवेल्स रीड करिए. This will help you out to increase your reading speed. Use dictionary and thesaurus. Why there is a need to use this dictionary? So that though you have improved your reading speed, लेकिन अगर वो पैराग्राफ में क्या दिया है अगर आपके वो समझ में ही नहीं आ रहा है तो then it is useless reading the entire paragraph. What is important is to understand what they have given. You have to understand. You should have an ability to read between the lines. अगर ये एबिलिटी आप में इंप्रूव नहीं होती है, इवन दो यू हैव इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड, बट ये एबिलिटी अगर इंक्रीज नहीं हो रही है तो इट्स ऑफ नो यूज. तो यू हैव टू यूज डिक्शनरी. जो वर्ड्स आपने मार्क किया है
अगर वो नहीं समझ में आ रहे तो then you have to refer dictionary. Earlier you have those book dictionary in the form of paper you have. Now you are using mobile में immediately आप जो भी word का meaning डालते हो immediately वो आपको आता है in all the languages. So try to use that and try to understand the meaning of the words which you have marked in the paragraph. Read material that interests you. Very, very important. Initially you have to read those material जो आपके liking से जो भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है पहले उस रिलेटेड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को आपको रीड करना है. जो भी है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन योर मोबाइल. ट्राई टू रीड फ्रॉम दैट इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग योर टाइम ऑन फेसबुक एंड व्हाट्सएप. ट्राई टू रीड डिफरेंट आर्टिकल्स. न्यूज़पेपर आर ऑनलाइन अवेलेबल. Try to read those newspaper. There is an Indian Express, there is a Times of India, there is an Economic Times. I can understand that कुछ मटेरियल रीड करने से आपको नींद आती है, तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको वो पर्टिकुलर चीज को रीड करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट बरकरार हो. बट डोंट ट्राई टू रीड यूजलेस थिंग्स जो आपके काम की नहीं है. आप अननेसेसरी उसमें इंटरेस्ट डाल के कोई मीनिंग नहीं है. तो ट्राई टू क्रिएट द इंटरेस्ट एंड रीड द न्यूज़पेपर. जनरली एडिटोरियल कॉलम अगर आप जनरली रीड करोगे तो यू विल फाइंड आउट देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर यू. तो एटलीस्ट इन द इनिशियल रीडिंग आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट एंटायरली रीड द न्यूज़पेपर एट द स्टार्ट. तो ट्राई टू रीड those editorial column, try to find out something interesting from that and read that. तो जो अगर इंटरेस्टिंग चीजें अगर आप रीड करोगे तो आपको रीडिंग में आपका हॉबी डेवलप होगा. तो ट्राई टू डेवलप इन दिस मैनर. लर्न ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्स टुगेदर. ग्रुप ऑफ वर्ड, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है फ्लॉक ऑफ शिप. फ्लॉक का मीनिंग क्या है? ग्रुप. अगर आप सिर्फ एक वर्ड फ्लॉक को याद रखोगे तो जनरली वो याद रहना थोड़ा डिफिकल्ट है. तो ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ उसको याद रखने की कोशिश करिए. तो देन यू कैन यूज दैट. यहाँ पे दिया है फ्लॉक ऑफ शिप. जनरली वी यूज दैट के फ्लॉक यानी ग्रुप ऑफ शिप. तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अगर आप याद रखते हो तो उसमें स्पेशल वर्ड भी आपको याद रहेगा and that special word can be used somewhere else in your communication. या फिर वो स्पेशल वर्ड अगर किसी और वर्ड के साथ आपके पैराग्राफ के अंदर आता है तो आपको याद रहेगा कि आपने वहां पे रीड किया था. Put the word you wish to memorize where you will see to them frequently. It is very difficult to remember or memorize entire dictionary. There are more than 10,000 words. तो जनरली यू कैन नॉट रिमेंबर ऑल दोज वर्ड्स. तो जो न्यू वर्ड्स है अगर आप ऐसे कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पे उसको लगाते हो, एक चार्ट आप बनाते हो और उस चार्ट पे अगर वो आप ऑल दोज वर्ड्स को अगर लिखते हो और अगर ऐसी जगह लगाते हो जो आप रेगुलरली देखते हो, जनरली फ्लो चार्ट्स वगैरह आप बना के आपके रूम में आप अफिक्स करते हो ताकि आपको वो कंटिन्यूसली आपको दिखे और हैमर कर सके कि आपको याद रखना है. तो उसी तरीके से आपके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है आप लिख के निकालिए, उसका मीनिंग लिखिए और ऐसे कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पे. कॉन्स्पिक्यूअस का मीनिंग है ऐसी जगह जहां आपको फ्रीक्वेंटली आप देखते हो, एंड मिरर के सामने या ऐसी जगह लगाइए जहां आपको दिखता है ताकि वो वर्ड्स आपके सामने अगेन एंड अगेन आए और उसको आप मेमोराइज कर सके. Use this word frequently in your day-to-day conversation communication. ये वर्ड्स याद रखने के अलावा आपको उसको यूज भी करना है. जैसे कि एक कोई ह्यूज चीज अगर आपको दिखती है तो जनरली यूज द वर्ड जाइजेंटिक. जाइजेंटिक का मीनिंग क्या है कि ह्यूज. कैटास्ट्रॉफी का मीनिंग क्या है कि तूफान आ रहा है. तो ये सब चीजें, ये वर्ड्स आपको आपके जब आप आर्टिकल रीडिंग करोगे तो आपको ये नए वर्ड्स मिलेंगे. और जनरली ये नए वर्ड्स अगर आप आपके कम्युनिकेशन में उसको यूज नहीं करते तो देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर.
So that's the reason it has been said that while reading, try to mark the important words, try to find out the meaning of those important words, write down those important words at certain place where you can see to it again and again frequently, and with the help of that it will help you out to learn those important words and use those important word in your day to day communication. अगर आप डे टू डे कम्युनिकेशन में उसको यूज करते हो तो वो आपको याद रहेंगे, and it will help you to build up your communication skill, that will help you to have a effective communication, and that will leave a mark in the society. So this is all about comprehension passages. Some of the passages we will refer in the next lecture. We will try to understand the meaning of different words given under those passages, and then we'll try to answer the question that has been asked. I hope you will follow this procedure. You will read the newspaper. If you have not started reading, from today itself you should start reading English newspaper. I can understand that initially it will be very difficult for you to build the interest in reading the newspaper. Some of them will say that कि time ही नहीं मिलता है सर. तो for those particular number of hours, try to avoid using your WhatsApp or Facebook, और वो टाइम को यहाँ पे आप इफेक्टिवली न्यूज़पेपर को रीड करने के लिए दीजिए. At the start, try to read at least 3 to 4 pages in the newspaper. Try to find out the different words, and at least try to remember at least 5 to 10 words every day. Learn 5 to 10 words every day. New words, I am talking about new words. न्यू वर्ड्स को आपको फाइंड आउट करना है, उसके मीनिंग आपको याद रखना है और उसको मेमोराइज करना है, एंड ट्राई टू सी टू इट दैट आपके डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बिटवीन योर फ्रेंड्स, विद इन योर फैमिली, ट्राई टू यूज दोज वर्ड्स, बट डोंट ट्राई टू यूज ऐसा कोई वर्ड जो वो सिचुएशन में यूज नहीं होना चाहिए. तो ये भी आपको याद रखना है. तो विद द हेल्प ऑफ दिस यू विल बी एबल टू बिल्ड अप योर वोकैबुलरी, and that will improve your reading skill and communication skill. I hope you have understood the important points under this, and you will try to read with this, try to read the newspaper, magazines, article, and try to improve your reading skills. Bye everyone.